वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जय भारत के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए ये अपेक्षा करती हूँ कि आज की ये शाम हमारे सफल रहे। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक ऐसी कविता से करना चाहती हूँ जो हमारी सावित्री माँ फुले और फातिमा शेख को डेडिकेट है। मैं सभी से विनती करूंगी कि कृपया इसकी एक एक लाइन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अपने आप में ही उनको डेडिकेशन है। इतिहास में आगाज हुआ, नई सोच की राह सजी, जिस देश ने शूद्र को नीच और स्त्री को कमजोर समझा, वहां ये पहली महिला शिक्षिका बनी। ये समाज बेवकूफ इतना सही गलत ना समझ सका, प्रगति के तरफ बढ़ाए कदम को ये हर मोड़ पर रोक चला, पर दुड़ता इतना मन उनका ना पत्थर से घबराई हो। हर राह पर कांटे मिले थे पर एक कदम ना लड़खड़ाई हो। जीवन ऐसा जी कर गई कि प्रकाशित किया भारत वर्ष को, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कर बन गई एक मिसाल वो। शब्द के समुद्र में जाकर वो चुल्लाती थी मोती की भावनाओं को। इसी वजह से आज भी जानी जाती है सावित्री माँ फुले अपने काव्य से। समुद्र की तरह गहरी नहीं पर मिट्टी जितनी गहराई है। निश्चय परिश्रम और नई सोच की इनकी जीवनी एक सच्चाई है। मेरे भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर एकत्रित होने का उद्देश्य हम सभी को पता है कि आज 3 जनवरी है, जो कि पूरा भारतवर्ष, जिसमें अलग अलग संगठनाएं, अलग अलग सामूहिक संगठनाएं, अलग अलग राज्य, स्कूल आज का दिन सावित्री माँ फुले का जन्मदिन मनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ एकजुट होकर कार्यरत है। बट आज का कार्यक्रम हमारे उस उद्देश्य से परे है जो सभी का है। आज अलग अलग संगठनाएं, महिला संगठनाएं और भी विभिन्न संगठनाएं हैं जो आज केवल आज का दिवस बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाने की अपेक्षा कर रहा है, परंतु दूसरी ओर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने यह प्रयत्न किया है कि आज का दिवस हम न केवल सावित्री माँ फुले का जन्मदिन के रूप में मनाएंगे, बल्कि अपने पूरे प्रयत्न से ये प्रयास करेंगे कि आज के दिवस को भारतीय महिला दिवस पूरे भारत में घोषित किया जाए। आज कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय खजिस्ता खान, जो कि आने वाले 15 मिनट में हमारे साथ होंगी, चिंतक अभ्यासक माननीय अमिताभ पावड़े सर एवं डॉक्टर सबीहा खान, जो कि मोमिनपुरा में अपने कार्य से समाज की सेवा कर उन्हें लाभ प्राप्त हो इसी का प्रयत्न करती हैं, और अध्यक्ष के रूप में हमारी श्रीमान प्रेमाताई। आप सभी को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि जिस स्कूल को उन्होंने पहले शुरू किया, उस स्कूल में उन्होंने सारी जाति प्रथा को दूर करते हुए
हर वर्ग की लड़कियों को सम्मिलित किया। पहले इस स्कूल में केवल 6 लड़कियां थीं, जिनमें से 4 ब्राह्मण थी, 1 धनगर और 1 मराठा थी। और आज इस हॉल में हमने उनका प्रतीकात्मक रूप सादर करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। तो मैं हमारी नन्ही बालिकाओं को स्टेज के समक्ष आमंत्रित करूंगी। वे हैं अन्नपूर्णा जोशी। ये वे बालिकाएं हैं जो हमारी माँ सावित्री बाई फुले के स्कूल में थी। सुनीता मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी धत्ते, सोनू पवार और जानी कर्डिले। जाबाज है ज्योतिबा, जाबाज है ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। जाबाज है ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। शिक्षा दिलाने आई, शिक्षा दिलाने आई, वो शिक्षा की वो देवी। शिक्षा दिलाने आई, वो शिक्षा की देवी। जाबाज ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। जाबाज है ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। बदतर हालात ऐसी थी, जहाँ बेटियों की बदतर हालात ऐसी थी। पशुओं से भी थी बदतर ये जिंदगी उनकी। पशुओं से भी थी बदतर वो जिंदगी उनकी। ओ मानव तू बता, तू बता, क्या गुनाह था मिली जो उसको ये सजा। क्या गुनाह मिली उसे जो उसको ये सजा। जाबाज 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 है ज्योतिबा, जाबाज है ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। जाबाज है ज्योतिबा, तुम्हारी सावित्री। सनातनी वो यहाँ जुल्म ढाते रहे, हाँ जुल्म ढाते रहे। पत्थर की चढ़गंध की जबर बरसाते रहे, जबर बरसाते रहे। वीरबाला साहसी बाला, वीरबाला साहसी बाला, लड़ पड़ी सबसे वो, लड़ पड़ी वो सबसे। बेटियां पढ़ते रहे, लड़ पड़ी वो सभी से। बेटियां पढ़ते रहे, बेटियां पढ़ते रहे। उसकी दहाड़ से भी विधवाएं जाग उठी, उसकी दहाड़ से ही विधवाएं जाग उठी, विधवाएं जाग
की जाबाज 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 है ज्योतिबाज जाबाज है ज्योतिबाज तुम्हारी सावित्री जाबाज है ज्योतिबाज तुम्हारी सावित्री शिक्षा दिलाने आई वो शिक्षा की देवी शिक्षा दिलाने आई वो शिक्षा की देवी दामाद है दामाद है दामाद है दामाद है ज्योतिबाज तुम्हारी सावित्री दामाद है ज्योतिबाज तुम्हारी सावित्री तुम्हारी सावित्री तुम्हारी सावित्री मैं खास तौर पे मुबारक बोलूँगी क्योंकि आई बिलोंग टू अ फ्रेटर्निटी दैट इज़ एजुकेशन। और आज हमें जिसने कलम दिया, जिसने हमें आगे बढ़ने की शिक्षा दी, जिसने प्रेरणा दिया, वो है द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ इंडिया, दैट इज सावित्रीबाई फुले। आई पेड माय होमेज विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इन फैक्ट बीइंग अ टीचर, मुझे याद आता है कि आज हम जिस तरह शिक्षा दे रहे हैं, हमें हर चीज़ मिल रही है, सारी बेसिक एमिनिटीज़ हमारे पास है, हर चीज़ हमको इजीली अवेलेबल है। लेकिन याद करिए वो दौर जिस वक्त उस लेडी ने शिक्षा के लिए कदम बढ़ाए थे। सबसे पहली बात तो एक बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी हुई। 3 जनवरी वो मुबारक दिन जब उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। 13 साल के उनके पतिदेव थे। ऐसे हालात में मैं ख़ास तौर पे बच्चों को या हमारे यंगस्टर्स को पीछे नज़र डालने के लिए कहूँगी कि हिस्ट्री पे नज़र डालिए, उस लेडी को देखिए और आप सोचिए कि कैसे हालात थे जिस वक्त उन्होंने ये कदम उठाया था। उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था जात पात का। जो ऊंची जात के लोग थे वो निचली जात के तबके पर बहुत ज़्यादा हाकिम थे। मतलब they were the barriers, like कि they were not supposed to take education very easily। ऐसे हालात में जब हर तरफ से फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी लोगों के, मैं बहुत ज़्यादा आपको लिटरेरी तौर पे कोई चीज़ नहीं कहना चाहूँगी कि आई जस्ट वांट टू नो कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 36-37 ईयर्स अपनी ज़िंदगी की सर्विस को दिए हैं। उस बीच मैंने एक एरा देखा है जब लोग बच्चे जो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के थोड़ा थोड़ा सा भूल गए थे। इसमें गलती हम टीचर्स की भी थी। हमने उन रिफॉर्मर्स को याद नहीं करवाया, हमने उन सोशलिस्ट को हम थोड़े से भूल गए, हम स्ट्रीम के बहाव में आ गए थे। लेकिन आज जब हम सोचते हैं, आज जो बड़े बड़े ओहदों पे हमारे बच्चे बैठे हैं, पावड़े सर मैं खासतौर पे आपसे कहना चाहूँगी कि आज जो सिनेरियो है दैट वाज एंटायरली डिफरेंट। उस वक्त क्या था? ऐसे हालात में दोनों मियाँ बीवी ने घर छोड़ दिया, उनको निकाला गया क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। सबसे पहली बात, एक छोटा सा किस्सा मैं उनके बच्चों को बताना चाहूँगी कि एक दिन शी वाज रीडिंग इंग्लिश मैगजीन, दैट वाज अ बुक। एक बुक लेके सावित्रीबाई फुले बैठी थी और वो उस पेज को पढ़ रही थी किसी अंग्रेजी के। उनके फादर आए और उन्होंने उनके हाथ से तेजी से वो किताब लिया और छीन के फेंक दिया और कहा कि आप ये नहीं पढ़ सकती, तुमको एजुकेशन नहीं लेना है, तुमको शिक्षा ग्रहण नहीं करना है। उसी दिन उन्होंने ये निश्चय किया, ये प्रण लिया कि मुझे अब आगे जाके किसी भी तरह जिंदगी में एजुकेशन यानी शिक्षण हासिल करना है। एंड सैल्यूट टू दोज मोमेंट्स। अगर वो मोमेंट उनकी लाइफ में नहीं आता तो शी वुड नॉट हैव डन दैट वे, जिस तरीके से वो चली। और ये एक बहुत कोइंसिडेंट है कि उनको हस्बैंड भी मिले तो जिन्होंने उनको पूरा मॉरल सपोर्ट दिया। शुरू में फुले जी ने उनको ट्रेनिंग्स दिलाई, उसके बाद में एजुकेशन की ट्रेनिंग्स उस जमाने में लेना सिर्फ मिशनरी स्कूल का ही एक मतलब वही ले सकते थे, बाकी किसी को अधिकार नहीं था। पर
एक कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ मैन, बट यहाँ ज्योतिबा फुले ने उनके पीठ के पीछे खड़े रह के इस बात को साबित किया कि नो, देयर इज अ मैन ऑलवेज देयर बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अ वुमन, एंड ही प्रूव्ड दैट। बहुत से कम स्पैन में उन्होंने 18 स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल लिए। उसके बाद जगह जगह उन्होंने लेडीज के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोल लिए। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, उसमें मैं एज ए AI कोऑर्डिनेटर मैंने वर्क किया है NMC में। AIE कोऑर्डिनेटर होता है ऑल्टरनेट इनोवेटिव एजुकेशन, जिसमें हम स्कूल से बाहर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हम एजुकेशन देते हैं। ये जो बेगर्स होते हैं, जो सिग्नल पे खड़े हुए बच्चे होते हैं, जो रेलवे स्टेशन के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने सेंटर्स खोले हैं। मैंने आपको एक एरिया है अपना नॉर्थ नागपुर में, जहाँ पे हमारे वो बच्चे रहते हैं जिनको के मतलब रिमांड होम में रखा जाता है। वो उन बच्चों को मैंने वहां जाके उनके सेंटर्स खोले हैं। वो बच्चियां जो घर से भाग जाती हैं, जिनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, उनके लिए हमने वहाँ सेंटर्स खोले। ऐसी ही सेंटर्स, ये प्रेरणा मुझे मिली या मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का एक स्कीम थी, उस पे मैंने 5 साल इस पे काम किया है ऑन डेपुटेशन, जिसको प्रतिनियुक्ति कहते हैं। तो मैंने देखा कि वो बच्चियां दे यूज्ड टू टेक एजुकेशन वेरी फास्ट। वो बिल्कुल घरों से निकली हुई थी, उनके दिमागों में ये था कि हमको कुछ करना है, अब हम आ तो गए, हमको एक शेल्टर तो मिल गया। करुणा करके एक शेल्टर का मैंने वहाँ पे वो किया था, और वो बच्चियां वहाँ पे बहुत अच्छे से करती थी। उनको हमने सुइंग मशीन्स दिया था, एंड दे यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स, और उसके बाद उसको हम बाहर सेल करवाते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं ऐसी, या गवर्नमेंट के आप कह लीजिए उसको उनके जो भी रहते हैं उसकी वजह से वो बहुत साल तक वो स्कीम काम नहीं करी। हो सकता है अभी हमारी ये नई गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करे, लेकिन उस वक्त मैंने उस काम को किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने सावित्रीबाई के सपनों को साकार किया है। उसमें मेरा 1% भी अगर है तो मुझे बहुत, दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगी, कि आई पे होमेज टू दैट लेडी। और फातिमा शेख, उनका साथ बहुत एक दूसरे के लिए एक सिक्के के दो पहलू। जिस तरीके से उस लेडी ने, आज हमारे मन में एक धारणा, एक एटीट्यूड बना है कि मुस्लिम लेडीज दे डोंट वर्क, वो नहीं आती है मैदान में। ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साथ सिर्फ थोड़ी सी नमी की जरूरत है। आई डिड अ लॉट, आई बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिली, लेकिन ये हर घर में हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साथी सिर्फ थोड़ी सी नमी की देर है, थोड़े से हाथ बढ़ाने की देर है, और वो जरूर कि हम उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। एक औरत क्या कर सकती है? इतने साल पहले हमारे इंडिया का सिनेरियो पूरा आप जाके देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी लेडीज ऐसी रही हैं। बीच के एरा में भी हमने देखे, हमारे पास कल्पना चावला जैसी औरतें रही हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स में भी बहुत सी औरतें ऐसी आई हैं जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। यदि आपको कोई बात मेरी गवारा नहीं लगती है तो निषेध कीजिए, चुप मत बैठिए। लेकिन हम लोग चुप बैठते हुए आए हुए हैं, इसीलिए देश की हालत आज कैसी है आप जानते हैं। मैंने बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुप मत बैठिए। हो सके तो मेरा निषेध कीजिए, मैं स्वागत करूंगा। यही हम लोगों की तहजीब रही है आज तक। और पहले ही टीचर से सबसे हाथ जोड़कर मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि टीचर्स ने ही हमको कक्षा में चुप बैठो सिखाया है। तब हम लोग क्लासरूम में चुप बैठे, आज समाज में चुप है। एक 2 पैसे का गुंडा मवाली आता है, राज करता है, और हम चुप रहते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, चुप मत बैठिए, स्पष्ट कहिए, निषेध कीजिए। क्या करने वाला है? कोई 2-4 गुंडे मिलके राज करे और हम सहन करें, इससे और बुरी क्या बात हो सकती है लोकशाही में?
और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि घर में चोरी कब होती है? चोर होशियार है, कभी इसलिए चोरी नहीं होती है। मालिक सोया हुआ होता है तब चोरी होती है। और लोकशाही में मालिक कौन? लोग। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जगाता रहूं। आप सोने की कोशिश कीजिए, मैं फिर भी जगाता रहूंगा। और जहां आपको थोड़ा भी लगे कि बोर हो रहा है, तालियां बजा दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। मेरा पूरा लोकशाही में विश्वास है, मैं आके यहाँ पे आपको त्रस्त करूं, ऐसा भी नहीं। तो शुरुआत करता हूं। एक मेरा बहुत पसंदीदा गजल है। शोला हूं, भड़कने की गुजारिश नहीं करता। शोला हूं, भड़कने की गुजारिश नहीं करता। सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। माथे के पसीने से न महक आए जिसे, वो खून मेरे रग में गर्दिश नहीं करता। और आखिरी शेर है उसका, मुजफ्फर वारसी साहब का कलाम है ये। हमदर्दी अहबाब से डरता हूं मुजफ्फर। हमदर्दी अहबाब, ये मित्रों की हमदर्दी से। हमदर्दी अहबाब से डरता हूं मुजफ्फर। मैं जख्म तो रखता हूं, नुमाइश नहीं करता। हुआ ये जा रहा है, अभी मुझे थोड़ा दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा तेज हो गई थी जब मेरे सामने से सफेद फूल गए। फिर डॉक्टर साहिबा के सामने से हरा पत्ता चला गया और एक रंग बाकी रह गया। मैं दहशत में आ गया। आप यकीन मानिए, मैडम से ब्लड प्रेशर चेक कराना पड़ेगा शायद मुझे, कि इतने बंद दरवाजे करने के बाद में भी एक ही रंग बचा हुआ है यहाँ। और देखिए क्या होता है। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? एक सिंपल सा जवाब दीजिए मुझे। हमारे देश का झंडा क्या है? क्या कहते हैं आप लोग से? हाँ, रंग कितने हैं उसमें? नहीं। हाँ। वहां पे भी एक रंग खा जाते हो आप लोग। 4 रंग है और उसमें जो सबसे बड़ा अच्छा जो आपसे मेरे से जुड़ा हुआ है वो रंग कौन सा है? नीला। क्योंकि हम लोग ब्लू कॉलर्ड लोग, कष्टकरी मेहनत करने वाले कौम है। लेकिन वो रंग को आज ही नहीं, हजारों सालों से शूद्र कहकर या फिर उसको हीन समझकर ब्लू कॉलर लोगों को काटा गया है यहाँ। और आप और हम तो सुविद्य है, समतावादी है, लेकिन फिर भी हम लोग वो एक रंग खा जाते हैं, कहते 3 ही रंग है। मैं हरदम कहता हूं नहीं भाई 4 रंग है, मुझे 4 दिखाई देते, मेरी आंखें खराब है, इतना मोटा चश्मा पहनता हूं इसीलिए शायद 4 रंग मुझे दिखते हैं। मैं चाहता ये हूं कि हकीकतें हैं जो छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई है, जहां से अन्याय शुरू होता है। अभी सोशलिज्म का जिक्र हुआ, बहुत मुख्तसर सा हुआ, एकदम थोड़ा सा हुआ, और बहुतांश हम लोगों में से सभी पुरस्कृत हैं सोशलिज्म का। अच्छी बात है, होना चाहिए। पिछले 75 सालों में से अभी 7-8 साल छोड़ दीजिए, सोशलिज्म ही सत्ता में था। क्या आपने इस व्यवस्था, सोशलिस्ट व्यवस्था से कभी पूछा कि सोशलिज्म है, समता है,
तो 1% लोगों के पास ही इस देश की 57% संपत्ति कैसे गई? 1% लोगों के पास में इस देश की 57% संपत्ति गई हुई है। क्या समतावादी, समाजवादी संविधान को यह मंजूर था? यह सवाल खुद को आप पूछते चलिए। समाजवादी व्यवस्था थी तो इतनी संपत्ति एक जगह कैसे गई? आज क्या हालात है? 80 करोड़ लोगों को साल भर के लिए अनाज फोकट बांटा जा रहा है। क्या मायने निकलते हैं इससे कि इस देश की 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों को काम नहीं और वो अपना अनाज तक खरीद सकते नहीं हैं। क्या यह समाजवाद है जो हमारे प्रियम्बल में लिखा गया हुआ है? सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। आप फिर भी खामोश है। आप भी खामोश है, मैं भी खामोश है। मैं चिल्ला देता हूं, लिख लेता हूं समाचार पत्रों में, लेकिन हम लोग सब सोए हुए। और क्या इसलिए सावित्री माई ने यहां के धर्मवादियों के गोबर और पत्थर सहे थे? मुझे बहुत आनंद है कि आज फातिमा माई का फोटो यहां लगा हुआ है। नहीं तो रंगों के साथ में फातिमा माई का फोटो भी नहीं लगाते हम लोग। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा जागिए। और मैं परसों के दिन अभी पुणे गया हुआ था। अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाहों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पे सत्य शोधक मुस्लिम समाज के शमसुद्दीन तामोड़ी साहब थे। तो काफी नए लड़के अंतरजातीय अंतरधर्मीय शादी करने के लिए तैयार है और वो काफी हम लोग के पास आए भी वहां पर और बड़ा अच्छा लगा हमें वो। अब हम लोग तो यानी मेरा कुटुंब जो है, मेरा परिवार जो है, उसमें पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा आपको। मेरे 2 जवाई मुस्लिम है। मेरा जवाई जो है, जो बेटी ने शादी की, वो जैन है। कहीं आपको सिख मिल जाएगा, कहीं एंग्लो इंडियन मिलेगा, कहीं जर्मन मिलेगा, कोई सभी लोग हम लोगों के कुटुंब में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही धनतौली में ही रहता हूं मैं। गुजराती है, पंजाबी है, सिख है, सब लोग हम लोग एक साथ रहते हैं और कई सालों से। क्योंकि मेरे माता पिता का भी अंतरजातीय अंतरधर्मीय विवाह है। मेरा कोई धर्म नहीं, क्योंकि माताजी का धर्म लगाओ तो पिताजी को गुस्सा और पिताजी का धर्म लगाओ तो माताजी का धर्म गुस्सा। इसलिए मेरा धर्म एक ही है, संविधान इस देश का। और मेरी आइडेंटिटी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जिस तरह कहते हैं, प्रथमता भारतीय है और अंतिमता ही भारतीय है। मी त्याच्यामुळे मला दूसरी आइडेंटिटी नहीं, मुझे दूसरी आइडेंटिटी है ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि बड़ा आसान हो जाता है दुनिया में। मैं हर एक को देखता हूं तो मेरे को भारतीय नजर आता है और मेरे को फिर उसका तिरस्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आप लोग देखिए, धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे हम लोग सीखे क्या है? किसी को पूछे आयत पूछ लीजिए, नहीं बताते आएगी। किसी को श्लोक पूछ लो, नहीं बताते आएगा। लेकिन धर्म के नाम पे मैं तिरस्कार जरूर करूंगा आपका। इतना ही नहीं, समझो 2 अलग अलग धर्म के हो तो समझ में आती है कि भाई यह धर्म का इस धर्म से तिरस्कार कर रहा है। लेकिन वही धर्म का हो तो वो जातियां ढूंढना शुरू कर देगा उसमें से। अच्छा, जातियां भी सेम हो तो उसमें पोट जातियां ढूंढेगा, है या नहीं वही बताइए मेरे को। झूठ होगा तो बोल दीजिए झूठ है। अरे पोट जातियां जी रुक गई तो भाषा लेके आएगा उसमें, वो तेलुगु बोलता है। अरे
वो फलाना झाड़ी पट्टी का है। अरे कारण ढूंढते हैं हम लोग एक दूसरे का हेट करने के लिए, तेज तिरस्कार करने के लिए कारण ढूंढते। अरे भारतीय बनके एक दूसरे का प्रेम तो करो। एक वैसे मैं एक अस्मिना मैम के साथ में अभी जो बात हुई सुशील साहब की, मुझे थोड़ा अचरज होता है, क्षमा करें मैं कड़वा बोलता हूं, मैंने बताया कि सच बोलूंगा। देखिए, किसी के गिरने पे या किसी के गलत होने पे या किसी का नुकसान होने पे यदि हम लोगों को हंसी आती है तो हमारी मानसिकता वाकई बीमार है। किसी का घर जल रहा होगा और आप ताली बजा के देखिए कैसा दिखेगा। गलतियां किस इंसान से नहीं होती, एक आधा इंसान दिखा दीजिए मुझे। गलतियों में हम लोगों ने, हमारे अपने लोग हैं ना, अपने भारतीय लोग हैं ना, ये तो गलतियों को तो संभालना चाहिए हमने आपने। हंस के और बेजार करना होता ये है कि आप क्लास को इमेजिन कीजिए। मैं हरदम उदाहरण देता हूं वो कि आपका जो गणित का शिक्षक था, वो इतना बड़ा, हाथ में एक डंडा, आए बराबर जोर से दहशत फैलाना, मैं उसको सबसे बड़ा दहशतवादी कहता हूं। और चुप बैठ। अरे मैथ्स के क्लास में मेरे यहां तक डिफिकल्टीज आई, लेकिन वो दहशत के मारे मैंने पूछी ही नहीं। और उसमें द वे ही ह्यूमिलिएट्स, आपको इतना सा नहीं आता, अरे नहीं आता इसीलिए तो आपको पगार मिलती है भाई। माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, और इस उपलक्ष्य में being a first teacher in our Bharat, she was dedicated for the education. आपका योगदान और आपके साथ फातिमा फातिमा शेख आपा का योगदान एजुकेशन में आज से 150 साल पहले 1848 को जब आपने शिक्षा को शुरू किया और जो तकलीफें आपने उठाई वो सब हमारे सामने हैं। और उन तकलीफों को देखते हुए आज हमको हमारे भारत में जिस तरह से एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया और महिलाएं जिस तरह आज हाईली एजुकेट हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय महिला आज किधर जा रही है। स्टेज पे मौजूद हमारे डिग्निटरीज, हमारे खास मेहमान खजिस्ता मैडम और अमिताभ पावड़े सर, और हमारी इस प्रोग्राम की अध्यक्षा मोहतरमा सिरिमा प्रेमा जी, आप सबको मैं सलाम करती हूँ उस ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु और कृपावान है। ऐ लोगों, अपने ईश्वर से डरो जिसने तुमको एक मर्द और एक औरत से बनाया और उससे बहुत सारे इंसान दुनिया में फैला दिए। उस ईश्वर से डरो जिससे तुम हर चीज का सवाल करते हो और अपने रिश्तों का पास रखो। ये मैंने कुरान का एक चैप्टर द वुमेन, उसकी एक पहले आयत को मैंने आपके सामने पेश किया, और ये आयत हमें ये बताती है, जो आज ये स्टेज हमें बता रहा है, जिस तरह से सारे धर्म के लोग यहाँ पे एकत्र है और जिस तरह सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख आपा का नाम आता है, ये सबसे बड़ी मिसाल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, कि हमारा भारत देश किस तरह का सेक्युलर देश है। और हमको यहाँ पर जो आज़ादी मिली है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से हमें मिली है, जिसने हमको ये राइट्स दिए कि राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट, और अपने रिलीजियस को फॉलो करने के लिए हमको जो हुकूक मिले हैं वो आज हम यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि हमें संविधान ये हक देता है। हम देखते हैं कि 150 साल पहले हमारी इन माताओं ने एजुकेशन के लिए इतनी कोशिशें की। जिस वक्त हमारे भारत में महिलाओं को बड़ा दबा और कुचला हुआ समझा जाता था,
जिस वक्त महिलाओं को उनके हक हासिल नहीं थे, उसे या तो सती होना पड़ता था, या वो बाजार में बेच दी जाती थी, या वो बिल्कुल एक औरत की तरह इस्तेमाल की जाती थी। हम देखते हैं कि 1500 साल पहले प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्रोफेट ने भी महिलाओं के लिए यही सब किया। और 1500 साल पहले प्रेषित मोहम्मद की वाइफ अम्मा आयशा ने अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया, और ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि हमारे मर्दों को भी, हमारे पुरुषों को भी उन्होंने शिक्षित किया, और धर्म के बहुत बड़े बड़े विद्वान उन्होंने तैयार किए। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में वो इतनी आगे थी कि जब प्रॉपर्टी का कहीं डिवीजन होना होता था, प्रॉपर्टी में इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए हैं। एजुकेशन का हक है उसको प्रॉपर्टी में शेयर्स है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होने वाली है। फादर की प्रॉपर्टी में हक, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हक, बेटी की प्रॉपर्टी में हक, बेटे की प्रॉपर्टी में हक, भाई की प्रॉपर्टी में हक, ये सारे हुकूक, सारी चीजें इस्लाम ने उसको दी है और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया है। हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को अपना हक मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम ने उसको सारे राइट्स दिए हुए हैं, और वो अपने हुकूक में रह करके अपने घर में एक खुशहाल जिंदगी गुजारती है। उसके साथ साथ वो हाईली एजुकेट भी हो रही है, वो टॉप मोस्ट जॉब्स भी कर रही है, वो पायलट भी बन रही है, वो केमिकल इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है। आज सारी मिसालें हमारे सामने हैं। मुस्लिम वुमेन को सप्रेस समझा जाता है, इस हिजाब में उसको दबा कुचला समझा जाता है, बट इट डजंट कवर माई माइंड, इट कवर ओनली माई बॉडी। मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं बल्कि सारे दुनिया की महिलाओं को आजादी के नाम पे जो राह दिखाई गई, पुरुष प्रधान एक जो सोच है उसके जरिए से, वो आजादी के नाम पर वुमेन्स को एक्सप्लॉयटेशन के सिवा और शोषण के सिवा कुछ नहीं दिया गया। महिलाएं बहुत खुश हुई उस आजादी, उस लिबर्टी के नारे के साथ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो नारा था कि मैं आजाद हूं, मैं मर्दों से कंधा मिला करके, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आया कि महिलाएं इस बात पे क्यों खुश हो गई कि उसको मर्दों के कंधों से कंधा मिला करके फाइट करना है, बल्कि हम तो उससे आगे जाने वाले लोग। हम महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो तो मर्दों के कंधे से कंधा मिला के काम करने को अपनी आजादी और अपना कामयाबी नहीं समझती, अपनी सक्सेस नहीं समझती, बल्कि हमारी सक्सेस तो उससे आगे जाने की एबिलिटी है। हमको क्यों यहाँ लाके खड़ा कर दिया गया कि हमको मर्दों की बराबरी करना है, जबकि मर्दों से ज्यादा हमारी डिग्निटी है और हमारी एबिलिटीज है। ये सारा संसार मानता है और ये सब मानते हैं। हमको लिबर्टी के नाम पे, आजादी के नाम पे जो माहौल दिया गया, जो खुलापन दिया गया, उसमें सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ। हमने तरक्की जरूर की, लेकिन उस तरक्की के साथ में आज हम देखते हैं कन्या भ्रूण हत्या खत्म नहीं हुई। पहले तो अरब में जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो जमीन में बच्ची को पैदा होने के बाद जिंदा दफन किया जाता था, और उसके लिए कुरान में ईश्वर ने सवाल किया है कि हम कयामत के दिन उस एक्यूज से नहीं पूछेंगे, उस जुर्म करने वाले से नहीं पूछेंगे कि इस जिंदा बच्ची को क्यों जमीन में दफनाया था तुमने, बल्कि हम उस बच्ची से पूछेंगे कि तुम किस कसूर के बिना यहाँ दफनाई गई थी। यानी उसको अपनी सफाई देने का भी, अपना पक्ष रखने का भी हम मौका नहीं देंगे। तो इस्लाम ने महिलाओं को जो हुकूक दिए, लेकिन आज हम देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रथा को उस वक्त खत्म करवाया, जिस तरह हमारे भारत में सती की प्रथा को खत्म कराया गया और महिलाओं को आजादी दी गई इस सारी कूड़ीवादिता से। तो हम देखते हैं कि हमारी महिलाओं को आजादी के नाम पे जो दिया गया, आज तो कन्या भ्रूण हत्या, माँ के पेट में ही बच्ची को खत्म कर दिया जा रहा है, और करने वाली भी औरत और कराने वाली भी औरत, और हमारी ही नस्ल को खत्म किया जा रहा है, और करने वाले औरतें ही हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बदनसीबी है। हमें आजादी मिली, कंधे से कंधा मिला के काम करने का मौका मिला, मार्केट में और पब्लिक प्लेसेस पर, ऑफिसेस में हमने अपने आप को समझा कि हम मर्दों से बराबर हो गए, लेकिन उस आजादी ने सिर्फ शोषण और एक्सप्लॉयटेशन के सिवाय कुछ नहीं दिया, और महिलाओं को एक सेक्स सिंबल बना के रख दिया गया। इन सारी चीजों से लड़ने के लिए, इन सारी बातों से लड़ाई के लिए हम देखते हैं कि हमारी इन माओं ने काम किया।
और आज भी हमारी ऐसी कई महिलाएं हैं, कई ऐसी डिग्निटरीज है, कई ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज है जो महिलाओं के हुकूक के लिए हमारे आवाज उठाती हैं। जैसा कि मैं जमात इस्लामी हिंद से हूँ, जमात इस्लामी हिंद एक NGO है, एक संस्था है जो सारे धर्म के सारी महिलाओं के लोगों पर हम महिला विभाग काम करते हैं। वैसे तो हमारा लेडीज विंग भी है, जेंट्स विंग भी है, SIO है, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, GIO है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, हमारा यूथ विंग है। हम महिलाओं में खास तौर पर उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, ड्रॉप आउट बच्चियों को घर से निकाल करके उनको पढ़ाने, दोबारा उनकी स्टडीज रेगुलर करवाने के लिए, स्कॉलरशिप मुहैया करवाने के लिए, बच्चियों में करियर गाइडेंस काउंसलिंग के लिए काम करते हैं। आज हम देखते हैं कि जो माशरा हमारा है, जो समाज हमारा है, उस समाज में इंटरनेट और मीडिया ने जिस तरह का वातावरण बनाया हुआ है, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फिक्र है हमारी न्यू जनरेशन के लिए। आज आप नेटफ्लिक्स देखिए, अमेज़न प्राइम देखिए, या ऐसी कोई और सोशल मीडिया के कोई ऐसे वो देखिए पोर्टल जहां पर वेब सीरीज जो चलाई जा रही है वो हमारी यंग जनरेशन को, हमारे पूरे मुआशरे को, हमारी पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ऐसी ऐसी चीजें परोसी जा रही है जो हमारी यंग जनरेशन के दिमागों में डाली जा रही है। उनमें एग्रेशन, गुस्सा, उनमें एरोगेंट, माँ बाप का आदर नहीं करना, माँ बाप को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करना, पेरेंट्स की बात नहीं सुनना, ये सारी चीजें आज हमारे माहौल में परोसी जा रही है। हमको इस पर बैठ के चिंता करनी चाहिए। पिछले दिनों दिल्ली में एक केस हुआ कि एक लड़की पर उसके बॉयफ्रेंड ने एसिड डाल दिया और एसिड से उसका पूरा फेस झुलस गया। उसी शाम NDTV पर मैं एक पैनल डिस्कशन देख रही थी, और मैं सिर्फ NDTV ही देखती हूँ क्योंकि बाकी सब चैनल तो बिक चुके हैं। तो NDTV पर मैं एक पैनल डिस्कशन देख रही थी और उस डिस्कशन में ये डिस्कस कर रहे थे पैनलिस्ट कि सरकार लाइसेंस क्यों देती है और सरकार बगैर लाइसेंस के एसिड बेचने के परमिशन क्यों देती है। मुझे इतना अफसोस हुआ वो 1 घंटे की उन लोगों की पैनल डिस्कशन पर कि ये लोग इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे कि हमारी यंग जनरेशन में ये एग्रेशन क्यों आ रहा है, हमारी यंग जनरेशन इस तरह से बर्बाद क्यों हो रही है, हमारी यंग जनरेशन में ये सारी चीजें बढ़ क्यों रही है। इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नीट और क्लीन सोसाइटी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों पर कोई गौर नहीं करता। आज महिलाओं का शोषण देखिए, जो काम काज करने वाली घरेलू मेड है, महिलाएं हैं, और ज्यादातर लोअर क्लास महिलाएं हैं। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं फेस करती हूँ उन महिलाओं का दर्द, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उनके घर की बर्बादी का, उनके परिवार के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण नशा है। हमारे पैनलिस्ट नशे पे बात नहीं करते, नशे को खत्म करने, नशे को रोकने के लिए, नशे फैलाने वाली चीजों को खत्म करने की बात नहीं करते। इससे पूरा समाज डिस्ट्रॉय हो रहा है, पूरी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है। वो महिलाएं दिन भर काम करती है, इतनी पीड़ित होती है कि अपनी पूरी कमाई लाके उसका हस्बैंड उसको मार पीट के उससे छीन लेता है और वो फिर वैसी की वैसी रह जाती है। ये है महिलाओं का दर्द, ये है हमारी जलती हुई समस्याएं, ये हमारे बर्निंग इश्यूज है जिसके लिए हम सब को एक साथ काम करना है। और इसी के लिए लास्ट मंथ हम लोगों ने एक सद्भावना मंच बनाया है जमात इस्लामी हिंद ने, जिसमें महिला सद्भावना मंच है, जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन, हर NGOs और हर धर्म की महिलाएं शामिल हैं। और हम सब मिल करके महिलाओं के इन चीजों के लिए काम करते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनमें अवेयरनेस। और सबसे बड़ी चीज आज हमारी पर्टिकुलर कुछ लोगों की कास्ट को लेकर, माइनॉरिटीज पर और दूसरी कास्ट को जिस तरह से दिन भर चैनल उसको डिस्कस कर रहे हैं, और उनको जिस तरह से हमें जिस तरह इस्लामोफोबिया को लेकर के जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हमारी एक एक चीज को नेगेटिव बनाकर बताया जा रहा है कि ये कास्ट ऐसी है, वो कास्ट ऐसी है, क्रिश्चियनिटी के पीछे पड़ गए हैं। तो इस तरह से जो चीज हो रही है, इससे हम अपने एक दूसरे के धर्म को समझें, एक दूसरे की कल्चर को पहचानें, एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करें और अपने दिलों की नफरतों को हम खत्म करें। माता सावित्री का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और यह जन्मोत्सव हम भारतीय महिला दिन के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एक रैली करके यहाँ पर एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हम लोग।
तो माता सावित्री को कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं के साथ फातिमा शेख, जिन्होंने उनके साथ मिलकर शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया, ऐसे फातिमा दीदी को भी और उनके बंधु जो थे उस्मान बेग जी, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही साथ जिस क्रांति ज्योति से प्रेरणा लेकर, महात्मा फुले जी से प्रेरणा लेकर उनके साथ साथ इन सब परिवार ने चला और उनके कार्य को आगे बढ़ाया, ऐसे क्रांति ज्योति सावित्री माता, फातिमा शेख, उस्मान बेग आदि सभी पूरे परिवार को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज का दिन जो हम एक साथ मनाने जा रहे हैं, तो डायस पर जो भी आवतनित बहुत ही सम्माननीय सदस्यगण हमें आज मिले हैं, तो आदरणीय मंच हमारी भगिनी पावड़े सर, और जितना प्यारा संचालन कर रही है वो अस्मिना मैम, आप आदरणीय मंच, और साथ ही साथ हमारे सभी बंधु भगिनी जो दोपहर के 2 बजे से रैली में सम्मिलित होकर यहाँ पर फिर से इकट्ठा बैठे हैं, आप सभी को स्वागत करती हूँ। और आज का जो दिन है, वैसे तो सभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा भारतीय इस शब्द पर बात रखने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि अपने आपने अनेकों शेरो शायरी के द्वारा और उसी के साथ साथ मैडम के जो पंक्तियां थी, पहली पंक्ति उन्होंने बोली थी, जो पोएम बोली थी, उसके साथ और मान्यवर लोगों ने भी जो सावित्रीबाई फुले पर और हमारे सुशील सद्दरवी ने जो गीत गाए डॉक्टर मालनसु तरुण के द्वारा लिखित, उनके द्वारा हमें उनसे परिचय तो हो ही चुका है। तो सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबाई ज्योतिबा फुले, इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हीं के विचारों के साथ वो चले। और जैसे कि मैडम ने बताया अभी कि महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरित होकर उन्होंने पहले सावित्रीबाई को सिखाया, उसी के साथ एक ट्रेंड टीचर फातिमा शेख को साथ में लिया, शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया और बहुत से कार्यों में वो साथ साथ रहे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिडेवाड़ा के, बुधवारपेट के बिडेवाड़ा में 1 जनवरी 1848 में पहली लड़कियों की स्कूल, 1851 में सेकंड स्कूल गर्ल्स की, थर्ड स्कूल हुई 15 मार्च 1852 को। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने शुरू की थी वो थी सत्य शोधक समाज की निर्मिति। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही शुरू में भी मैडम ने कहा था, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी जब तक क्या कहेंगे मराठी शाणीशा जाला म्हणतो, उसकी चिकित्सा जब तक नहीं होती तब तक हम सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते। और आज हम क्या पा रहे हैं कि असत्य के साथ पूरी मेजोरिटी खड़ी हो जाती है और सत्य के साथ कोई नहीं होता है। यही स्थिति को भांपते हुए उस जमाने में 1872 में सत्य शोधक समाज की निर्मित, यानी बहुत बड़ा कार्य महात्मा फुले जी ने किया था। और उसी के तहत सत्य जानकर उन्होंने पूरी अपनी प्लान ऑफ एक्शन बनाकर इस समाज के लिए उन्हें जागरूक करने का कार्य किया। उसी दिशा में फिर अनाथ आश्रम खोले गए, प्रसूति गृह, और उन्होंने खुद एक मॉडल पेश किया कि विधवाओं, महिला जो प्रेग्नेंट होती थी उनके लिए सूतिका गृह चलाया। एक काशीबाई के बेटे को गोद में लिया और उस बेटे को डॉक्टर बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, शेख फातिमा शेख, उनके बंधु, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इन्होंने जो कार्य किया वो प्रस्तापित व्यवस्था के विरुद्ध जाकर कार्य किया है और ये बहुत बड़ा एक क्रांति का स्वरूप उन्होंने देकर इसको कार्य किया। और केवल खुद के लिए नहीं, या अपने जिन्हें अपना कहा जाता है, अपनी जाति, अपना धर्म वगैरह, इसकी कोई परवाह नहीं, सबके लिए कार्य किया। और इसीलिए वो पहली भारतीय महिला जो प्रथम शिक्षिका, प्रथम मुख्याध्यापिका, इस रूप में हम सावित्रीबाई फुले को याद करना चाहते हैं। और इसीलिए सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन जो है वो भारतीय महिला दिन के रूप में आगे चलकर उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए, ऐसा हमें लगता है। और इसी दिशा में हम
आगे बढ़े हैं। साथ ही फातिमा शेख जी का भी जितना भी लिटरेचर उपलब्ध होता है हम कोशिश करेंगे उसको लेने की। अगर आप लोगों के पास में भी अगर है तो जरूर हमें अवगत कराइएगा उनके बारे में। और फिर विधवा पुनर्विवाह वगैरह वगैरह बातें करी। अब सत्यशोधक समाज का ही एक पार्ट कि फुले दंपति ने फिर शुरू किया सार्वजनिक सत्य धर्म। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। सार्वजनिक सत्य धर्म की शुरुआत करके सत्य असत्य का खुला उन्होंने चैलेंज किया तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को, और उन्होंने बोला कि भाई अभी हम कोई आपकी व्यवस्था मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एक अलग व्यवस्था देकर, जब हम कहते हैं कि सत्य सदाचरण की पाठशाला, जो कि राइटियस कल्चर प्रमोशन इंस्टीट्यूशन की बात अभी कर रहे थे, तो राइटियस कल्चर क्या है, सदाचरण क्या है, सत्य आचरण क्या है। सत्य आचरण की 33 नियम ऑलरेडी दे दिए गए हैं। आपके संस्कार कैसे हो, आपके मैडम जी ने जैसे कि बातें करी कि अभी कोई माता पिता को नहीं मानते, क्या नहीं मानते वगैरह, ये सब आचरण संहिता, एक प्रकार की संहिता, एक नियमावली बनाकर हमें प्रस्तुत की और उसी के द्वारा संस्कारित करने का प्रयास किया। अब देखिए उन्होंने ऐसा कोई धर्म का शब्द भी नहीं प्रयोग किया। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने शूद्र अति शूद्र शब्द का प्रयोग किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि है ना, उन्होंने ऐसा कोई धार्मिक स्वरूप किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे शूद्राति शूद्र इस शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर फिर से चैलेंज दे दिया। तो शूद्र कौन और अति शूद्र कौन ढूंढिए। अगर वो वर्णों की 4 वर्णों की व्यवस्था वाली सिस्टम थी तो चौथे वर्ण से टूटे लोग अति शूद्र बन गए। एटलीस्ट इन दोनों ने ये तो समझना चाहिए कि कॉमनली वहां पर शूद्र है, तो ब्रोकन मैन फ्रॉम शूद्रा बिकेम अति शूद्रा। तो शूद्राति शूद्र शब्दों का प्रयोग करके, और वो कोई अकेले अपने अपने लिए काम नहीं किए। वी का फीलिंग तो खुद महात्मा फुले ने दिया। टुडे वी आर सेइंग दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी का फीलिंग, वी यानी हम, तो हम का फीलिंग जो है मैं वाला नहीं, मैं वाला कब फीलिंग आता है जब एक आधी व्यक्ति अपनी बात को किसी से ज्यादा बताने की कोशिश करता है, तो अपने आप दूसरों को उसका विचार कितना भी अच्छा उसको डाउन करने का प्रयास करता है। बस यही बात हुई। तो सुप्रीमसी वालों ने इस प्रकार की सिस्टम को बनाया और इस सिस्टम के खिलाफ, चतुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ सार्वजनिक सत्य धर्म देकर एक बहुत बड़ी क्रांति जो इन्होंने किया, तो वो भारत के परिप्रेक्ष्य में किया। अब वो कोई किसी धर्म विशेष के परिप्रेक्ष्य में या कुछ ऐसा है नहीं। और इसीलिए हमें लगता है कि यह 3 जनवरी है जो दिवस शासन के तौर पर बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका कौन है? बालिका का शब्द अगर आप थोड़ा उसको देखेंगे तो जिनको अभी बुद्धि नहीं है, मतलब बुद्धि कम है, बुद्धि है लेकिन वो अभी चलन में नहीं आई है, तो ये जो शब्द प्रयोग होता है वो बालिका कहलाती है। तो बालिका का दिन नहीं, बालिका को प्रशिक्षित कर उसको अपने अधिकारों का ये दे रही है वो, तो वो टीचर का डे। तो टीचर डे मतलब सावित्रीबाई फुले का दिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें मनाना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है भारतीय महिला दिवस ये ज्यादा उपयुक्त ऐसा नेमिंग सेरेमनी फॉर दिस प्रोग्राम है, ऐसा हमें लगता है। श्रद्धेच्या अनुषंगाचे अंधश्रद्धा हा शब्द वापरला आला, पण श्रद्धा हा शब्दच मुळात धर्मावर, धार्मिक परंपरावर विश्वास यातून निर्माण झाला। त्यामुळे अंधश्रद्धा हा शूद्र सुद्धा धार्मिक श्रद्धेच्या परिक्षेत्रात पुढे आणला गेला। विश्वास आणि अंधविश्वास हा शब्द मानवी व्यक्तिमत्वाशी त्यांच्यावर ठेवायचा विश्वास अतिविश्वासी निगडीत आहे। त्यामुळे अंधविश्वासाला धर्माशी, धर्माच्या परंपरेशी जोडणे हा मूलतः चूक आहे। चलो फिर आखिरी कड़ी पे हम पहुंचते हैं, जिसमें कभी होता नहीं है वाद, वो देती हूँ मैं आपको धन्यवाद। हम भाई बहनों में, घर परिवार में, संगठनाओं में
फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं बहुत सारे वाद विवाद, मगर आज का वाद देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो है कि आप सबका धन्यवाद। तो सुबह से आप लोग हमारे साथ बने रहे। सबसे पहले रैली में सुबह से लेकर 2 बजे से हम रैली में आए, तो आप सब लोग रैली में बने रहे, तो आप सभी का धन्यवाद। साथ साथ हमारे रैली में जो देखावा बनाया था, उसमें हमारी छोटी बहन है जो सावित्री माई बनी थी, वो है हर्षिता, उसका भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके साथ साथ उसकी चमू थी जो वो पढ़ा रही थी बच्चों को, तो वो 6 जो विद्यार्थी थी उसमें था अनित्या, सह्याद्री, सभ्यता, संस्कृति, रूहानिका, इन सभी छोटी छोटी बालिकाओं का धन्यवाद। उसके साथ साथ हमारे डायस पे जो हमें मार्गदर्शक के रूप में आज लाभान्वित किए हैं, वह डॉक्टर सबिया खान मैम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही खालिस्ता खान मैम है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमें मार्गदर्शक के रूप में और बड़े ही तगड़े और बड़े ही क्या बोलते हैं खतरनाक शब्दों से हमें रूबरू कराया है, वो है अमिताभ पावड़े जी, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। साथ ही कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमें लाभान्वित किए हैं, वो है श्री माँ प्रेमा ताई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो रैली के बाद खाना खाया, तो जिन्होंने खाना खिलाया वो भाई, उनका भी धन्यवाद। जिनका अरेंजमेंट उन्होंने किया खाने का, वैसे वैशाली ताई ढोंगड़े, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप अब तक बने रहे, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्कृष्ट पद्धति से उत्कृष्ट लेवल पर जो आज हमें संचालिका के रूप में रूबरू हुई, हमें मिली है हमारी प्यारी प्यारी दीदी एडवोकेट अस्मिया मैम, उनका भी तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और संगीत में जो बनाया है, वो तो नहीं भूल सकते, संगीत में बनाया है सुशील सद्धर्मी और उनकी चमू को भी, और जो हमें गानों से रूबरू लिखकर जो दिया है डॉक्टर मालन सूद सर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद।